सर एक बार फिर से हाँ, सिलेबस बताइए ना। आज मेरा रैंक कोई क्या हो गया सिलेबस? बस बाइनोमियल आ रहा है ना, मतलब, और टीएमसी जितना आप तक पढ़ा। बाइनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी टिल्टॉट, सर वो यानी मुझे आज जितना पढ़ा जाएगा। प्रॉब्लम हो रहा था सर, वो जो उसने 4 डिजिट मतलब का सम पूछा था ना उसमें क्वेश्चन में, हाँ, उसमें सर जो एकदम लास्ट डिजिट है, मतलब जहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, उसमें सर मेरे को समेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा उसमें कैसे कॉम्बिनेशन बना उसका। अरे यार लास्ट में क्या दिक्कत, जैसे 0 1 2 3 ऐसे कुछ डिजिट्स हो, मान लो चलो इतनी ही, जो जो लास्ट होगा, मतलब जो लेफ्ट से जो फर्स्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, नहीं तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 से या फिर 3 से। अब मान लो तुम्हें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आगे बचे 4 प्लेसेस, 3 प्लेसेस, एक तो हम फिल कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट प्लेस पर तुम्हारे पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 ऑप्शन, 6 नंबर्स बन सकते हैं, फिर से 6 बन सकते हैं, फिर से 6 बन सकते हैं। अच्छा, तो उसको एकदम टोटली डिफरेंट ट्रीट करके। हाँ, डिफरेंट ट्रीट करके करेंगे उसको। ओके। चलो रैंक वाला क्वेश्चन एक और ट्राई किया जाए, क्यों? करना चाहिए। रैंक वाला क्वेश्चन एक और करते हैं। 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 720 होता है ना, और 7 फैक्टोरियल क्या होता है? हाँ, 7 फैक्टोरियल। तो ऐसा करते हैं कि तुम्हारा क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 डिजिट्स हैं हमारे पास, ठीक है। 7 डिजिट numbers are formed and written in ascending order. Find the number at position. Sir, repetition? Not allowed. Repetition not allowed. Repetition not allowed. क्वेश्चन समझ में आया सभी को कि हमने 1 2 3 4 5 6 7 को यूज करके 7 डिजिट के नंबर्स फॉर्म किए हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा नंबर होगा जो 2020th पोजीशन पे होगा, 2020। चलो जल्दी सॉल्व करो, बताओ कौन सा नंबर है ये? Which number will be at 2020th position? रैंक वाला क्वेश्चन है, बस मैंने लेटर्स को हटा के डिजिट्स डाल दिए, हो जाना चाहिए सबसे। ट्वेंटी सर 3 4 1 2 5 6 7। एक मिनट, 3 4 1 2 5 6 7। 5 6 7, ओके। देखते हैं भाई, ऑप्शन ए। और कोई आंसर किसी का? तरुण, क्या आंसर आ रहा है अभी? हाँ सर। कर रहे हो अभी? सर रिपीटिशन लाउड नहीं है, सॉरी सर। नो नो,
repetition is not allowed. क्या मतलब? तुमने repetition not allowed दिया है भाई. अगर तुमने repetition allowed लिया होता तो सर पता मैंने क्या 3 होता? वापस से काउंट कर लिया था। नहीं, ये आंसर repetition not allowed का नहीं है, allowed का नहीं है जो तुमने दिया है. वैसे भी देखो तुम्हारी कोई डिजिट रिपीट थोड़ी ना हो रही है इसमें. सर मैंने Anyways, जब चलो काउंटिंग ठीक है, की थी तो तुमने मैंने 3 को वापस से रिपीट कर लिया था, तो इसलिए 3 5 1 2 4 6 7। सॉरी सर। अच्छा हाँ सर 4 और 5 का स्विच। 5 4 1 2 6 7 ये सर 3 5 1 2 4 6 7 सिर्फ 4 और 1 5 2 को 4 6 7. अच्छा सॉरी 1 2 4 6 7. अभी ये ठीक है. हाँ सर ये सही है सर। मैं चलो भाई इधर- पार्थ के सेकंड ऑप्शन भी है और देख लेते हैं बाकी लोग क्या बोल रहे हैं. अरे इतना टाइम क्या लग रहा है? बैठ के लिख रहे हो क्या सारे नंबर्स? तो भैया मतलब 2020 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा फिर तुमको. तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगर तुम सारे नंबर्स लिस्ट कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास. है शौनक? सब हाँ लिख रहा है सर। ना तू? सारे नहीं। नंबर्स लिख रहा है ना? है ना? नहीं। नोटबुक भर जाएगी. अब फिर पापा मम्मी बोलेंगे वाह कितनी पढ़ाई की आज इसने. इतने सारे नंबर्स लिखे हैं इसने बैठ के. हैं नहीं सर। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? अरे 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होंगे 6 2 5 फैक्टोरियल. 7 6 1 3 4 2 5 7 6 1 3 4 प्रतीक्षा 1 से कितने नंबर स्टार्ट होंगे 6 फैक्टोरियल विच इज 720 720 2 से कितने स्टार्ट होंगे 6 फैक्टोरियल. 720 इनका सम क्या होगा? 1440। 1440 तो ये तो हमें क्रॉस करना पड़ेगा ना बिकॉज हमको 2020 पे पहुंचना है. तो 2 से तुम्हारा कैसे स्टार्ट हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता. 2 से तो स्टार्ट हो ही नहीं सकता ना प्रतीक्षा. 2 तो हमने क्रॉस कर लिया और ना. एक सेकंड मेरा 2 और 3 स्विच होगा. एक सेकंड. अब जब हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो हम 2000 क्रॉस कर ले जाएंगे बिकॉज 6 फैक्टोरियल का मतलब देख रहे हो 720 इसमें और ऐड करोगे तो 2000 से एक्सीड कर जाएगा. इसका मतलब ये तो कंफर्म्ड है कि हमारे जो फर्स्ट डिजिट होगी वो 3 होगी. अब असेंडिंग ऑर्डर में 3 के बाद 1 आएगा. 1 है 3 के बाद 1 आएगा. 3 के बाद अगर 1 को मैंने फिक्स किया तो बचे 5 डिजिट्स 120 ऐड होगा। 5 फैक्टोरियल. सर हम्म सर एक और आंसर आ रहा है 3 हाँ 4 बताओ ना 5 1 2 3 4 3 4 5 हम्म 1 2 6 7। ओके. सर मुझे 3 6 4 हाँ एक मिनट 3 ये तो बहुत अच्छा है. पांचवा ऑप्शन 3 6 4 2 3 2 3 हाँ 3 रिपीट कर दिया तुमने. 2 7 सॉरी 2 5 7 1 2 5 7 2 1 5 7 ओके. सर मुझे 5 4 1 6 7 2 3 5 4 1 6 7 2। अब तुम लोग क्या सारे नंबर लिखवाओगे मुझसे है ना? अरे 6 ऑप्शन कर दिया तुम लोगों ने यार. गलत बात है यार. इतने सारे ऑप्शन. चलो 3 1 फिक्स किया तो 5 फैक्टोरियल 120 अगर 14 40 में ऐड हुआ तो हम 15 60 पहुंचे. अभी आगे बढ़ना पड़ेगा. 3 2 से फिर 5 फैक्टोरियल 120. स्कोप कितने का है देखो 600 मतलब अगर 4 बार ये काम कर लें 3 के बाद 4 3 तो आ नहीं सकता. हाँ सर. या 3 के बाद 5. हाँ सर. तो देखो 124 टाइम्स आ गया. ये हो गया 480 और 480 और 14 40 कितना हो गया? ये एग्जैक्टली 2020 हो गया. क्या
नहीं श्योर? और नहीं सौ सर, होंगे ना। अरे हाँ वाह, सर। तो कमाल हो गया। इसका मतलब हमने 2020 नंबर्स क्रॉस कर लिए हैं। वी डोंट वांट टू क्रॉस, हमें 2020th नंबर पे पहुंचना है। तो वो कौन सा नंबर होगा? वो 3-5 से स्टार्ट होने वाला लास्ट नंबर होना चाहिए। ओके सो 3-5 से स्टार्ट होने वाला लास्ट नंबर क्या होगा? लास्ट 3 5 3-5 7 6 7 4 2 1 मतलब किसी का भी सही नहीं है। 1 2 4 सर, वही 2 और 3 स्विच होगा। 2 और अच्छा हाँ, तुम्हारा 2 मेरा और 2 और 3 स्विच होगा। नहीं ना, तो भी तो 4 भी देखो, 4 तुम्हारा एंड में 4 था, के बाद 1 आएगा। है ना? सर मुझे इनका सम 1920 आ रहा है। तो ये लोग सम भी गलत निकाल रहे हैं। सर हद हो गई है यार तुम लोग यार, 2020 ने मतलब 1920 आ रहा है। मतलब फिर अगर पढ़ने का मन ना हो तो बता दो, मैं फिर क्लास जो है कैंसिल कर दूं यार, मतलब हद हो गई है। 1920 है यार ये सम, हॉरर मूवी। क्या कर रहे हो तुम लोग यार, मतलब 2020 भाई, मैं क्या ये ऐसा कैसे हो गया? एग्जैक्ट पहुंच गए हम अपने आंसर पर। व्हाट आर द ऑड्स? ये नहीं है हमारा आंसर। इसका मतलब 3-5 को क्रॉस करना पड़ेगा। 3-5 को क्रॉस 1920, अब कहां पहुंचना है? 100 और। तो अब 3 किससे स्टार्ट होगा? 3-6 से। 3-6 वाला एक ऑप्शन है हमारे पास, अब देखते हैं क्या ये सही होगा। अच्छा, अब 3-6 से अगर हमने स्टार्ट किया और 3-6 बाद असेंडिंग ऑर्डर में 1 को फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स कर दो, तो कितने नंबर्स बनेंगे? सर 24 4 फैक्टोरियल। क्या वो? थ्री सिक्स टू अगेन 4 फैक्टोरियल, 3-6-4 अगेन 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा कुछ? और 3-6-5 अगेन 4 फैक्टोरियल। सर इस तो पे 2016 हो रहा है सम। हाँ, अगर हमने इनको भी ऐड किया, ये 4 फैक्टोरियल 24 96 हो गए, तुम कहां पहुंच गए? अब पहुंच गए 2016 पे। तो यहां तक 2016 नंबर क्रॉस हो चुके हैं, राइट? तो हमारे हमको अब 4 और आगे जाना है। ये देखो 3-6 और नेक्स्ट क्या होगा? 3-6-7। तो हमारी जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो 3-6-7 है। एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी, मतलब 6 आंसर्स हैं, एक भी मैच नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, होता है। 3-6-7। अब हम सारे नंबर्स नहीं, 4 फैक्टर 24 अब बहुत आगे पहुंच जाएगा, हमको बस 4 चाहिए यहाँ पर। तो 3-6-7 के बाद अगर मैं 1 फिक्स कर दूं, अगर मैं 1 फिक्स कर दूं तो भी 3 प्लेसेस हैं, 6 नंबर्स बनते हैं। तो इसी के अंदर हमारा आंसर, इसी में हमारा आंसर, राइट? अब अगर 1 के बाद, मान लो 1 के बाद मैंने 2 को फिक्स कर दिया, तो कितने नंबर्स बनेंगे? 2 नंबर्स बनेंगे, है ना? अगर मैंने 1-2 को फिक्स किया तो अभी 2 नंबर्स बनेंगे ना। इसको क्रॉस कर लो, अब देखो 2018 पहुंच चुके हैं हम। अब 1 के बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है? 4 आ सकता है, क्योंकि 3 तो हम यूज कर चुके हैं। अगर 1 और 4 को फिक्स किया, 2 नंबर्स और बनेंगे। तो इसमें जो दूसरा नंबर होगा सेकेंड पोजीशन पे, वही हमारा आंसर है, क्योंकि +2 करना है, करेक्ट? तो वो नंबर क्या होगा? 14 5 2 5-2. So your answer is 3-6-7-1-4-5-2. अरे मैं तो ऐसे ही मजाक दे दिया, तुम लोग तो अटक गए एक्चुअली। है कहाँ फंस गए तुम लोग यार? और इतनी मिस्टेक्स कैसे हो गई? कैलकुलेशन एरर्स है क्या? थोड़ा सर मुझे 415 को आ रहा था, मतलब मेरा कुछ 10 प्लेस का कुछ गलती हो गया था। सर मैंने 2016 तक वो मतलब निकाला, फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 मैंने 4 ले लिया गलती से वहां पे, फिर उसके ओके। बाद गड़बड़ हो गया। हाँ 2-6-3-6, ये वाला क्लोज जा रहा था 3-6-4-2-5-7-1, बट 7 तभी दूर है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये रैंक वाले जो क्वेश्चंस हैं,
इसमें टाइम लग सकता है भाई, है ना, देखो टाइम लगा क्योंकि काफी बड़ा था, बट एनीवेज ये सब कुछ सिलेबस के अंदर है और इस लेवल के क्वेश्चन मेन में आ सकते हैं, एडवांस के लायक तो है नहीं है, तो मेन में या सीईटी में ऐसे इतने बड़े नहीं, बट थोड़ा छोटा करके ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेशन से रखो, तुम्हें आइडिया तो है ही, कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, तुमने कहीं बहुत ही कोई बेसिक मिस्टेक की है उसकी वजह से ऐसा होगा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट इनफैक्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ये जो चैप्टर है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो फर्स्ट की वर्ड है उसको हम उठाते हैं आज, परम्यूटेशन। फर्स्ट लेक्चर वाज ऑल अबाउट बेसिक्स की काउंटिंग कैसे करते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ना, परम्यूटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड परम्यूटेशन, क्या मतलब होता है इसका? सेम चीजों को डिफरेंट तरीके से रखना। अरेंजिंग, सेम चीज, अरेंजमेंट्स। अच्छा अरेंजिंग। क्या बात की है, सेम चीजों को डिफरेंट तरीके से रखना, गुड। मैंने पहले, मुझे लगा पहले एटलीस्ट कुछ एग्जांपल्स में तो ये वैलिड है। नहीं, बिल्कुल सही कहा तुमने। सेम का मतलब मैंने आइडेंटिकल से लगा लिया तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन सेम चीजें मतलब वही चीजें और अलग अलग तरीके से रखना या अरेंज करना, ऑब्वियसली परम्यूटेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे परम्यूटेशन का एग्जांपल, जैसे मान लो इस, ये हमारा रूबिक्स क्यूब हो गया। ओके, रूबिक्स क्यूब, हाँ बिल्कुल, रूबिक्स क्यूब हो गया, मतलब दुनिया की कई 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 जगहों से तुम रिलेट कर सकते हो उसको। तो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो बहुत जगहों पे पॉसिबल है। चेस बोर्ड पर पॉन्स को अरेंज करने के वेज, या फिर मतलब चेस बोर्ड पे मुझे रूक्स को अरेंज करना है सच दैट देयर पाथ डू नॉट इंटरसेक्ट। यू कैन प्लेस 8 रूक्स, चेस पे पूरा बताऊंगा नहीं, 8 rooks on a chessboard such that they have non-intersecting paths. Path बताओ। सर डायगोनली नहीं होएगा। वही एक तरीका है, बस दुनिया में एक ही तरीका है सर, बट डायगोनली इंटरसेक्ट करेगा ना। अबे वो तो रूक का पाथ क्या होगा, this ऐसा and this। एंड ऐसा, हाँ। तो फिर यहाँ रखेंगे तो इंटरसेक्ट कैसे करेगा भाई? सर तो नीचे वाला तो इंटरसेक्ट करेगा ना, वो दो रूक्स जो b1 स्क्वायर पे इंटरसेक्ट करेंगे ना। वेट, पाथ नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब ये हुआ कि उसके पाथ में वो नहीं आना चाहिए। एक मिनट उसको और क्लियर करता हूँ। उनके पाथ तो इंटरसेक्ट हमेशा करेंगे, बिकॉज तुम जैसे ही प्लेस कर लो, दो रूक्स के पाथ हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। नॉन इसको और क्लियर लिखते हैं, इन द पाथ ऑफ अदर। अच्छा ऐसे, ओके, हाँ, पर डायगोनली, वरना पाथ तो इंटरसेक्ट हमेशा करेगा, है ना। हाँ, इन हाउ मेनी वेज 8 rooks can be placed on a chessboard? Such that the path of other. मैंने एग्जांपल दिया, देखो हाथी वो जो चेस वाला हाथी, तो या तो वो हॉरिजॉन्टल चलता है या फिर वो वर्टिकल चलता है। तो इसका मतलब इस रो में या फिर इस कॉलम में दूसरा रूक तुम नहीं रख सकते। In how many ways you can place these 8 rooks? Yes, आंसर बताओ। सर एक 4 क्या हो गया? 4 सर ज्यादा ही है।
सर 2 डायगोनल्स हो गए एंड देन 2 4 कैसे हो सकता सर है? मुझे 1 हाँ। आ रहा है। सब डिस्टिंक्ट है भैया, कंसीडर ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट। हेलो, सर सर 1 आ रहा 14 है। सर एक और तरीका है सर, बट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है बहुत। वो डिस्ट्रीब्यूटेड से ही आ रहा था। बहुत सारे होंगे फिर। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। सर अब आ रही है। हाँ सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ ये चीज तो कंफर्म्ड है कि एक ही रो में या फिर एक ही कॉलम में 2 रूट्स नहीं हो सकते। कंफर्म बात है ना ये तो? हाँ सर। एक ही रो में 2 रूट्स नहीं हो सकते, एक ही कॉलम में या एक ही रो में सर नहीं हो हर सकते रूप ना। अलग है ना, मतलब जैसे उसके ऊपर कोई अलग हर कलर रूट है अलग या- है, डिस्टिंक्ट रूट्स। तो 2 into 8 फैक्टोरियल। हाँ सर 2 into 8। 2 इंटू क्यों? सिर्फ एक 8 फैक्टोरियल 2 इंटू होगा। क्यों? सर एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल। हाँ, नहीं सर वो सही बोल रहा है डायगोनल। सर सर। मतलब नहीं मतलब वो ए बी, एक अकॉर्डिंग टू ए बी जा रहा है और एक अकॉर्डिंग टू 1 2 जा रहा है। सर 8 फैक्टोरियल स्क्वायर बेस। 8 फैक्टोरियल स्क्वायर। सर सिर्फ एक 8 फैक्टोरियल होगा। हाँ सर, हर एक में। एक सर मिनट सुन लो, 8 फैक्टोरियल स्क्वायर कैसे? सर अगर 8x8 का चेस बोर्ड लिया तो पहले मैंने एक जगह पे प्लेस कर दिया तो उसका वो वाला रो और कॉलम नहीं जा सकता ना, फिर वो करेक्ट। 7x7 हो तो जाएगा। ऐसा मान लेते हैं जो तुम्हारा फर्स्ट रूक है, रूक नंबर 1, जो तुम्हारा फर्स्ट रूक है उसको तुम प्लेस कर रही हो कहां पर? लेट्स से इन फर्स्ट रो। नहीं, कॉर्नर नहीं बोल रहे हम, फर्स्ट रो में हम कहीं भी प्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट रूक को मैं किसी भी इस रो में किसी भी ब्लॉक पे प्लेस कर सकता हूँ, कहीं भी प्लेस कर दिया मैंने। जैसे मान लो, तुम एग्जांपल देने के लिए मान लो मैंने यहाँ प्लेस कर दिया उसको इस जगह पर, रूक 1 इन रो 1। तुम ये क्यों अज्यूम कर रहे हो कि तुम्हें कॉर्नर में ही रखना पड़ेगा? तुम कहीं भी रखो। यहां पर रखने के बाद क्या होगा? यहां पर रखने के बाद ये होगा कि अब तुम फर्स्ट रो में किसी और रूक को नहीं रख सकते, अब तुम थर्ड कॉलम में भी किसी रूक को नहीं रख सकते। दिस इज फॉरबिडन, नहीं कर सकते, है कि नहीं? यस सर। अब रो 2 में आते हैं, तो रो 2 में क्या होगा? 7 ही ऑप्शन। रो 2 में हमारे पास 7 ही ऑप्शन होंगे, 7 ऑप्शंस, राइट? 7 ऑप्शंस बिकॉज 8 ये फैक्टोरियल वाला होगा। नहीं प्रतीक्षा, वेट, आंसर तुम्हारा सही है, अभी सही करते हैं उसको, वेट करो। अगर मैंने सेकंड रो को देखा तो ये एक ब्लॉक जो है वो फॉरबिडन है, उस पर हम नहीं जा सकते बिकॉज रो 1 का कॉलम में आ रहा होगा। तो मान लो मैंने उसको रख दिया अब यहाँ पर, यहाँ रख दिया मान लो, सेकंड रो को मैंने यहाँ रख दिया। अब क्या हो गया? अब रो 2 फॉरबिडन हो गई और ये पूरा कॉलम फॉरबिडन हो गया, अब तुम इसमें नहीं आ सकते। अब तुम आओगे रो 3 में। रो 3 में कितने ब्लॉक्स हैं जो वहां पे हम नहीं रख सकते? ऑब्वियसली ये वाला जो फर्स्ट कॉलम वाला है और जो थर्ड कॉलम वाला है, तो एक कम हो गया, अभी 6 हो गए।
तो तुम नोटिस कर रहे होगे कि तुम्हारा आंसर 8 × 7 × 6 होता होता फाइनली 1 तक पहुंचेगा। बट फिर ये किसने कहा था कि रूक 1 जो है वो फर्स्ट रो में ही जाएगा? ऐसा किसी ने बोला है क्या? क्या ऐसा किसी ने कंडीशन लगाई है कि फर्स्ट रो में हमको रूक 1 रखना है? नहीं ना। ये जो 8 फैक्टोरियल वेज आए हैं, ये आंसर कब आया? जब रूक 1 को फर्स्ट रो में रखा, रूक 2 को सेकेंड रो में रखा। अगर सारे रूक्स आइडेंटिकल होते तब आंसर तुम्हारा 8 फैक्टोरियल आ जाता। लेकिन अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल into 8 factorial. The other 8 factorial give 8 factorial gives you what? 8 rooks with each other. With each other मतलब यहाँ पे rook 1 रखा मैंने, यहाँ पे rook 2 रखा। अब इनको भी तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक बार हमने पोजीशंस को फिक्स कर दिया तो रूक्स को आपस में भी तो इंटरचेंज कर सकते हैं। उनके भी 8 फैक्टोरियल वेज होंगे। अगर ये डिस्टिंक्ट वर्ड यहाँ पे ना होता, ये यहाँ पे नहीं होता, तब आंसर आता ओनली 8 फैक्टोरियल। अब पीएनसी में क्या होता है, कंफ्यूज कहाँ पे होता है? सर आपकी डेटा आवाज बहुत लैग हो बड़ा रही है। होता है। आवाज लैग हो रही है? यस सर। एक मिनट, अभी अभी भी हो रही है क्या? नहीं सर अभी नहीं सर अब ठीक है। सर अभी ठीक है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि खुद को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा एग्जांपल लो। छोटा एग्जांपल जैसे कि 8 by 8 का चेस बोर्ड मत लो, तुम 2 by 2 का चेस बोर्ड ले लो, ठीक है? और 2 रूक्स ले लो, रूक 1 एंड रूक 2। हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए? हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना चाहिए, देखो मैंने रूक 1 को अगर यहां प्लेस किया तो रूक 2 के पास केवल यही एक ऑप्शन है। अगर मैंने रूक 1 को यहां प्लेस किया तो रूक 2 के पास यही एक ऑप्शन है। लेकिन इनको आपस में भी तो इंटरचेंज किया जा सकता है। कहने मतलब ये है कि ये देखो ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे रूक 2, यहाँ पे रूक 1, यहाँ पे रूक 1 और यहाँ पे रूक 2। तो कितने हो गए? आंसर 4 है ना। 2 by 2 के चेस बोर्ड के लिए आंसर 4 क्यों है? 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। आंसर इज 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है भाई। तो अगर तुम्हारे पास 8 रूक्स हैं और ठीक है मान लो चलो आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो भी उनको चेस बोर्ड पे रखने के तरीके 8 फैक्टोरियल हैं। 1-2 तरीके नहीं है, 4 तरीके नहीं है, 8 फैक्टोरियल तरीके हैं। कैलकुलेट कर लो। क्वीन होता तो क्यों भाई? तुम्हें पूरा चेस खिलाए थे आज। अगर 8 क्वीन होती, रख सकते हैं 8 क्वींस। हेलो, चेस खेला भाई? क्वीन पता है ना कि हम लोग टेरिटरी बाहर जा रहे हैं, डोमेन से बाहर नहीं आना है। क्वीन अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मतलब रूक सबको पता होता है इसलिए मैंने रूक बता दिया। रूक का क्वेश्चन बनता है। क्वीन के मूव्स पता है तुम लोगों को? सर हाँ? किंग बिशप रूक। यस सर। यस बिशप प्लस रूक। बिशप प्लस रूक। चलो छोड़ो, ठीक है। अब जरा हम लोग जो है आगे नहीं जाएंगे। क्वीन किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कितना भी स्टेप। कितना भी स्टेप, किसी भी डायरेक्शन, मतलब वही हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या फिर डायगोनल। सर बोर्ड की जो स्क्वायर्स है वो डिस्टिंक्ट है। हाँ ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट ही अज्यूम सर करके तो फिर चलेंगे। अगर मैं उसको ऐसे 4 बार टिल्ट कर दूं तो वो अलग अलग परमिटेशंस नहीं हो जाएंगे? 4 बार टिल्ट? हाँ मतलब 90 डिग्री से रोटेट कर दूं। नहीं वैसा नहीं, मतलब मैंने अभी ऐसा अज्यूम किया है कि सारे स्क्वायर्स जो हैं वो वेल डिफाइंड है, A1 A2 A3, टिल्ट नहीं करना है उसको, ठीक है? वो फिर क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, फिर तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर जो तुम कह रहे हो वो मैं करवाऊंगा, उस क्वेश्चन पे भी हम आएंगे।
एनीवे, सो ये देखो अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, इन्हीं चीजों को अरेंजमेंट बोलते हैं. जस्ट वन एग्जांपल, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट प्लेसेस. ठीक है, जैसे मान लो हमारे इवनिंग बैच में 25 स्टूडेंट्स हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा था, और ये हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, रैंक 1, रैंक 2 एंड रैंक 3. In how many ways we can add 3 positions? In how many ways we can place our 25 students at these 3 positions? 25 into 24 into बताओ कौन ट्राई 23. करेगा? Yes, because first place पर 25 choices हैं हमारे पास, ऐसा अज्यूम तो किया जा सकता है. और उसके बाद जो फर्स्ट आ गया वो सेकंड तो आएगा नहीं, तो सेकंड प्लेस पर हमारे पास 24 चॉइसेस हैं, और फिर थर्ड प्लेस पर हमारे पास 23 चॉइसेस हैं. तो कहीं ना कहीं हमने जो लास्ट लेक्चर में कवर किया है, ये वही चीज तो हुई. फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 25 into 24 into 23. Arrangement of 25 students at 3 positions, 3 places. तो इस परम्यूटेशन का स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको फिर डिस्कस करते हैं. देखो, स्टेटमेंट नंबर 1, पहला स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़ो, अपने आप तुम उसका आंसर दे सकते हो. ये तुमने कॉलेज लेक्चर में भी कवर किया होगा. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n distinct objects in a row or at n distinct positions. तो ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं, n distinct positions, बिकॉज ये रो में है, ये जरूरी नहीं है. अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं डिस्टिंक्ट, रो हो गया तो अच्छी बात है, और n distinct positions, तो इट इज सिमिलर टू अरेंजिंग देम इन ए रो. एक रो में खड़ा कर लो लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को रख दो, या फिर उनको n पोजीशंस पे रख दो, बात तो सेम ही है ना. क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा अगर हमारे पास हाँ, अगर हमारे पास ये n पोजीशंस हैं, p1 p2 p3 so on to pn, and we have n objects, 1 2 3 so on to n. तो इन n ऑब्जेक्ट्स को n पोजीशंस पे अरेंज करने के वेज कितने होंगे? ये भाई पुराना क्वेश्चन है. हर एक ब्लॉक में देखो, उनको मल्टीप्लाई करो. यस, n -1 n -2 करते करते हम 1 पे पहुंच जाएंगे, and our answer is n factorial. So the number of ways in which you can arrange n objects in a row is n factorial, or you can arrange n objects at n places is also n factorial, because each place will have a distinct choice and you multiply all the choices to get your answer. Since the number of positions and number of objects is same, so n into n minus 1 and so on to it will reach to 1. Answer is n factorial. बहुत ही सिंपल सी बात. इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं. जनरलाइज करने का मतलब, अब अगर ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n distinct objects at r distinct positions, or r out of n distinct objects
in a row will be? n factorial by n minus r factorial. Yes. The number of ways to arrange n distinct objects at r distinct positions or r out of n distinct objects in a row. पहले अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं हमारे पास, और हमसे कहा जाता है कि हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, 3 प्लेसेस हैं। ऐसा भी बोला सकता है कि तुम्हें 3 डिजिट्स का एक नंबर फॉर्म करना है विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं कर सकते। या फिर इन अदर वर्ड्स अरेंज 7 digits at 3 places. Obviously you cannot arrange all 7 digits at 3 places. You have to choose 3. 3 ही digits तो होंगी, सारी तो हो नहीं जाएंगी 3 positions पे। So in how many ways 7 digits can be arranged at 3 positions, 3 places, or 3 out of 7 digits can be arranged in a row? एक बार फिर इस स्टेटमेंट का आंसर निकालने का तरीका वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या? हर एक पोजीशन को उसकी चॉइस दिखाओ, बताओ उसकी चॉइस क्या होगी। फर्स्ट पोजीशन पे चॉइस 7, सेकंड पोजीशन पर 6, थर्ड पोजीशन पे 5। वी कैन नॉट रिपीट, सो योर आंसर इज 7 into 6 into 5। तुम चाहो तो इसको फैक्टोरियल नोटेशन तुम अपना कंप्लीट कर सकते हो। 7 फैक्टोरियल को कंप्लीट करने के लिए व्हाट नंबर्स आर रिक्वायर्ड? 5 से छोटे सारे इंटीजर्स 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। हाँ, तो ये जो 4 फैक्टोरियल है, अगर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया जाए तो आंसर इज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। बट एनीवे चलो, क्योंकि बुक में दिया जाता है इसलिए हम इसको लिख लेते हैं, हमको पता होना चाहिए। सो इसी चीज को अगर हम जनरलाइज करें, यानी कि इस बार हम लें n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और उसके साथ जो पोजीशंस हैं या फिर जितने ऑब्जेक्ट्स हमको लेने हैं वो r है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन से लेकर rth पोजीशन तक है। तो इन हाउ मेनी वेज ऑब्वियसली यहाँ पे जो n है वो r से बड़ा है या उसके बराबर भी हो सकता है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज n ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस? आर्यन बताओ भी, आर्यन क्या आंसर होगा इसका? n factorial by r factorial. कैसे बताओ, एक्सप्लेन करो। फर्स्ट पोजीशन पे कितनी चॉइसेस आ रहे हैं? पहले प्लेस पर n, दूसरे पर n minus 1, तीसरे पर n minus 2, rth पे n minus r. श्योर? थोड़ा दिमाग लगा ले हैं, ये दिमाग नहीं छोड़ा है, जा लेके आओ जल्दी, वेट कर रहा हूँ। मिला? सेकेंड पोजीशन पे n-1, थर्ड पोजीशन पे n-2, तो rth पे n-r, n-r-1 Plus minus r plus 1. r plus 1. राहुल गांधी की तरह ऑब्जर्व कर रहा है, आलू में से सोना निकाल देगा। ऐसा करो यार, n-r-1, अरे 2 के लिए 1, 3 के लिए 2, 4 के लिए 3, तो r के लिए तो r-1 रहेगा ना भाई। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है n into n-1 into n-2 into so on to n-r plus 1। चलो ठीक है,
तो आर्यन ये बता कि अगर मुझे इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करना है तो जो मिसिंग नंबर्स हैं वो कौन से हैं? क्या मल्टीप्लाई करने से ये n का फैक्टोरियल कंप्लीट हो जाएगा? आर्यन एक बार फिर ऊपर से r फैक्टोरियल, हाँ r फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल। आर्यन तेरे को मिला नहीं ना? चल ढूंढ ले, दूसरे रूम में जाकर ढूंढ, इस रूम में नहीं मिला तेरे को। थोड़ा सोच यार ना, प्रेशर में और जल्दी से आंसर देने के चक्कर में क्यों है? हो सकता है तूने जो फॉर्मूला पढ़ा हो वो भी गलत पढ़ा हो, अभी तूने गलत याद आ रहा है तेरे को, वो फॉर्मूला वो सही नहीं है। तो कहीं से मोटिवेशन मत लो, खुद दिमाग लगाओ ना अपना। यहाँ पर 5 से छोटे सारे नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पर जो लास्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर है, वो n-r+1 है। n-r+1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? n-r+1 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा? n-r। तो फिर so multiply and divide by n-r factorial, not r factorial, n-r factorial, and this will complete the factorial in numerator. You will get n factorial divided by n-r factorial. समझे? और इसी चीज को डिनोट किया जाता है फॉर सम रीजंस NPR से। NPR का मतलब n परम्यूटेशन R, n चीजों में से R चीजों का परम्यूटेशन, या n चीजों का R पोजीशंस पे परम्यूटेशन। ठीक? तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा, कोई मतलब सेपरेट ब्रांच होता है क्या? कॉम्बिनेटोरिक्स बोलते हैं इस ब्रांच को, और नंबर्स को ऐसा इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हर नंबर को कैलकुलेट करना जरूरी नहीं कि बहुत इजी हो। कैलकुलेटर्स कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, लेकिन ये सिंबल्स काफी हैं फिलहाल। तो अगर मैं लिखता हूँ 32p16, तो सामने वाले को ये बात तो समझ में आ गई कि हम 32 ऑब्जेक्ट्स को 16 प्लेसेस पे अरेंज कर रहे हैं। अब उसकी कैलकुलेशन जो भी होती है तुम कर लो, नहीं करना चाहते तो भी चलेगा। छोटे मोटे नंबर्स हो तो कर लो यार, अगर बहुत बड़ा हो या फिर क्वेश्चन के अगर ऑप्शंस में कैलकुलेटेड आंसर लिखा हुआ है तो कैलकुलेट तुम्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज हम अपना आंसर वैसे ही दे दो। सो इट इज डिनोटेड बाय NPR, एंड ये रहा हमारा NPR का फॉर्मूला। NPR इज इक्वल टू व्हाट? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, where n is greater than or equal to r. Remember, number of object फॉर्मूला काम कर रहा है, क्योंकि अगर n r से कम हो गया तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, राइट? और इसमें अगर किसी को डाउट हो तो वो ना पूछे, क्योंकि इजी है, अपने आप समझ लेना। ये चलो पूछ लो, कोई बात नहीं। अगर इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो n r से कम हो गया तो उसका मतलब कि हम n ऑब्जेक्ट्स मतलब उससे ज्यादा जगह में अरेंज करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल है? हाँ, तो क्यों नहीं, कर नहीं सकते। अभी दिखाता हूँ तुमको, एग्जांपल दिखाता हूँ, पहले इसको करो, इसका आंसर लिखो। ये प्रूफ, इस तरह का प्रूफ चलेगा। अगर तुम ये प्रूफ दोगे एग्जाम में तो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। चॉइसेस को मल्टीप्लाई किया। सर जब ये करा रहे थे सर, इसमें तो एक जगह था कि मैंने कहीं तो देखा था 0p0। सर हम जीरो चीजों को जीरो पोजीशन से कैसे कर सकते हैं? सर उससे फॉर्मूले से तो वो उससे तो डायरेक्टली 1 आ जाता है, लेकिन हम 0 पे 0 कैसे कर सकते हैं? अच्छा, और 1p0? 1p0 का क्या मतलब हुआ है?
सर एक ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे ना रखना। दूसरा क्या मतलब हुआ? उसका भी आंसर वन उसका आया भी था। एक वे। क्या है उसका भी? मतलब एक्सप्लेन तो करो, उसका आंसर वन क्यों है? सर नहीं पता। वन फैक्टोरियल अपॉन 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो आप एक चीज को एक ही तरह से रख सकते हो। अरे लेकिन जगह ही नहीं, रखना कहाँ है? सर 1 है वन ना। पी जीरो, अरे 1p0 का मतलब हुआ एक ऑब्जेक्ट को 0 प्लेसेस पर अरेंज करने के तरीके। सर उसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, 0 आउट ऑफ 1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो। यस, 0 आउट ऑफ 1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ रो। तो वो जो 0, अब इसका जो इंटरप्रिटेशन होगा लॉजिकल, मैथमेटिकल तो आंसर 1 है, वो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर तुम खुद को उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये कुछ ऐसा है कि कुछ भी ना करना भी एक तरीका है। मतलब ये इसको ऐसा काउंट करो जैसे नल सेट को हम एक सबसेट काउंट करते हैं। तुमने कहा कि तुमने 0 ऑब्जेक्ट्स को निकाला, एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स हमारे पास। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट, हालांकि सिलेक्शन पे भी हम आए नहीं है, नन। एक भी ना चूज करने का तरीका क्या है? उसका भी एक तरीका है, क्योंकि तुम कुछ भी चूज नहीं कर रहे हो। तुम कुछ भी चूज नहीं कर रहे हो, उसका भी तो एक तरीका है ना, 1। ये थोड़ी सी बात अटपटी लग रही है सुनने में, बट हियर ये जो डिफरेंस है ना वो 0 और नल सेट का है। नल सेट मींस नथिंग, 0, कुछ नहीं है उसके अंदर। बट जहां पे मैं 0 लिखता हूं, 0 इज 1 एलिमेंट। अ सेट containing 0 is not null set, it is a singleton set. So when I say the number of ways to select one object out of n objects, there is one way to not to choose anything, that is one way. To not to arrange anything is one way. तो वो नन होते हुए भी एक है, वो नन खुद एक है कि हमने कुछ नहीं किया, वो भी एक तरीका कंसिडर किया जा रहा है। ठीक है ना? तो वो उसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। अदरवाइज ये मैथमेटिकल चीजें, सर ये भी थ्योरेटिकल बोल चीजें, सकते कि उसको एज इट इज रखो। पार्ट ऑफ अ सेट व्हिच ओनली कंटेन्स नल सेट। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, नल पार्ट इज ऑलवेज अ सबसेट। तो नल सेट जो है उसके अंदर एलिमेंट्स एक भी नहीं होता है, बट दिस सेट इटसेल्फ इज एन एंटिटी, वन एंटिटी। उसको एज अ सबसेट काउंट किया जाता है, एज वन काउंट किया जाता है, वन एलिमेंट। तो कुछ वही चीज यहाँ पे हो रही है ना। बहुत ज्यादा उसमें मत जाओ, इतना काफी है। So the number of ways to arrange n distinct objects at r distinct positions or r out of n distinct objects in a row is denoted by NPR. And NPR का formula ये रहा। How important is this formula? What do you think? ये formula important है कि नहीं है? Yes sir. बिल्कुल भी important नहीं है, क्योंकि yes sir, important इस नहीं है। फॉर्मूले को प्रूफ करने का जो तरीका है, क्योंकि इस फॉर्मूले को प्रूफ करने का जो तरीका है वो क्या है? चॉइसेस को मल्टीप्लाई करना, जो कि हम फर्स्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो अगर किसी को चॉइसेस लिख के मल्टीप्लाई करना आता है तो उसको एनपीआर से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने कम फॉर्मूले यूज करोगे उतना अच्छा रहेगा, है ना? सर आपने बोला कि कुछ भी ना चूज करना भी एक तरीका है, तो सपोज मैं 2p1 कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है 1 और 2, मतलब आप मान लीजिए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं 1 और 2, और मुझे उसे एक बॉक्स में अरेंज करना है, मतलब कैसे भी, तो एक पोजीशन पे। यस सर, वो एक पोजीशन पे। ठीक है सर, तो उसमें 1 2 और मैं कुछ भी ना चुनूं, वो भी तो सही? नहीं, कुछ भी ना चुनो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना। यू हैव टू चूज वन। बात को समझो, यू हैव टू चूज वन। इट इज नॉट सेइंग टू चूज नन। उसने तो नहीं कहा कि तुम कुछ भी चूज ना करो, उसने कहा है तुम्हें वन चूज करना है। सो यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू चूज नन। अगर मैंने कहा होता कि तुम एट मोस्ट वन चूज करो, एट मोस्ट वन, अब तुम नन वाला केस ले सकते हो, वन काउंट करो, अब आंसर 3 आएगा। पर चूज तो कॉम्बिनेशन में करता है ना, यहाँ तो सिर्फ अरेंज। ठीक, हाँ सही बात है, लेकिन मैं चूज इसलिए कर रहा हूँ कि उस समझने में इजी।
अरेंजमेंट करोगे तो ठीक है, उसके फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट खुद को एक्सप्लेन करना इजी है ना, कि अगर यहाँ पे एक सेट में 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने कहा चूज सेलेक्ट एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक सेलेक्ट कर सकते हो, तुम्हारा आंसर क्या होगा? इज योर आंसर 2? नो, योर आंसर इज 3. व्हाई? बिकॉज अगर तुम एक सेलेक्ट कर रहे हो, यू कैन सेलेक्ट 1 और यू कैन सेलेक्ट 2. और एक और तरीका है वेयर यू आर सेलेक्टिंग नथिंग, तुम कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो. सो व्हेन यू आर सेलेक्टिंग नथिंग, दैट इटसेल्फ इज अ चॉइस. 2 + 1 आंसर इज 3. समझे शिवेन? तो अगर तुम बोलोगे चूज 1, तो 1 चूज कर रहे हो, नन कैसे हो सकता है उसमें? नन तो हो ही नहीं सकता ना. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो एनपीआर सबको समझ में आया? एनपीआर समझ में आ गया. अब ऐसा अज्यूम करो, अभी इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि एन यहाँ पे आर से बड़ा है. मान लो तुम्हारे पास ये 3 बॉल्स हैं और तुम्हारे पास ये बॉक्सेस हैं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 एंड बॉक्स 5. Arrange 3 distinct balls in 5 distinct boxes. In how many ways we can arrange 3 distinct balls in 5 distinct boxes? बताओ. One box can contain 1 ball at most. ऐसा दिया हुआ है. एक बॉक्स में एक ही बॉल जा सकती है. ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा इसका? हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर. बताओ भाई क्या आंसर है इसका? सर 5 × 3 फैक्टोरियल. 5 × 3 फैक्टोरियल. हाँ, कमाल का धुआंधार आंसर एकदम. बताओ भाई कैसे है ये? सर फर्स्ट केस 1 में हम बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 में रखेंगे, एंड ऐसे करते करते बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4 ऐसे डिफरेंट केसेस बनाते जाएंगे. कितने केस बनेंगे? कितने केस बनेंगे? कुछ आइडिया है कितने केस बनेंगे? 5p3 5 × 2 to the power 5. 60. आंसर इज 60. यस. कैसे है आंसर बताओ? सर अगर आप इंस्टेड ऑफ बॉक्सेस के अंदर बॉल डालने की जगह बॉक्सेस बॉल्स के पास लेके जाओगे तो बेटर रहेगा. फर्स्ट बॉल के पास 5 चॉइसेस रहेंगे, सेकंड के पास 4, थर्ड के पास. बॉल 1 has 5 choices. अब तक हम इसको चॉइस दे रहे थे, अब हम बॉल्स को. लैग हो रही है. लैग हो रही है यार. अब बताओ, अभी ठीक है? अभी लैग हो रही है क्या? यस सर, अभी ठीक है. हाँ सर. ओके. सो बॉल 1 has 5 choices. Is it correct? It is correct. Because each box can contain at most 1 ball. तो पहली बॉल के पास 5 चॉइस हैं, किसी बॉक्स में जा सकती है. अब अगर हम बॉल 2 के पास जाएं, बॉल 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं? हाउ मेनी चॉइसेस? 4. 4. रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है 1 बॉल एट मोस्ट. तो जहां पे फर्स्ट बॉल चली गई, मान लो बॉक्स 2 में चली गई, अब बॉक्स 2 में दूसरी बॉल नहीं जा सकती, तो एक चॉइस कम हो गई ना. एंड सिमिलरली बॉल 3,
3 choices. So your answer is 5 into 4 into 3, which is 5 factorial divided by 2 factorial, which is 5p3. कुछ नोटिस किया? इस क्वेश्चन की हेल्प से कुछ ऑब्जर्व करो भाई। हुआ तो एनपीआर ही ना, क्यों? हुआ तो एनपीआर ही है, लेकिन इस बार एन और आर आपस में इंटरचेंज हो गए। जिन चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चॉइसेस उनको दी हैं हमने, जिन पोजीशंस पे जिन बॉक्सेस में डाल रहे हैं चॉइसेस उनको नहीं दिए। और रीजन बहुत क्लियर सा है क्यों नहीं ऐसा किया हमने। हाँ, n should be greater अगर than मैंने r. नहीं, अगर मैंने उल्टा किया होता तो उसमें रॉन्ग किया होता। चलो उल्टा करते हैं। सर वही मैंने Box किया, one- केसेस गिनने पड़ते। नहीं, मैं ऐसे जा रहा हूँ। सर हर आंसर एक 0 प्लेस आता उसमें। हर एक प्लेस की चॉइस देख रहा हूँ मैं। फर्स्ट बॉक्स के पास कितनी चॉइसेस हैं खुशी? सर 4। हाउ कम 4? कैसे बताओ? सर 1 बॉल एट मोस्ट है तो फिर नन भी काउंट करेगा ना। यस, वेरी नाइस। तो वो कह रही है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, या तो फर्स्ट बॉल जाएगी, या फिर सेकंड बॉल जाएगी, या फिर थर्ड बॉल जाएगी, और या फिर नन, एक भी बॉल नहीं। ये भी तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनको अब चॉइस देने लगे, इसको 4 दे दिया, ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट बॉक्स पे आ जाओ। सर तो 3 नेक्स्ट रहेगा। 3 या 4 हो सकता है। 3 या 4 या दोनों केसेस बनाने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से आंसर नहीं आएगा, बट इस तरीके से आंसर निकालना टीडियस हो जाएगा। चॉइसेस देकर तुम यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अब डिपेंडेंसी आ गई है। पहले बॉक्स में बॉल गई है या नहीं गई है, सेकंड बॉक्स की चॉइस उस पर डिपेंड करेगी। इसलिए बेटर ये होगा कि हम चॉइसेस बॉक्स को ना देकर ऑब्जेक्ट्स को दें, या फिर बहुत सिंपल सी बात होगी कि जिनका नंबर कम है चॉइसेस उनको दी जाए। अगर ऑब्जेक्ट्स जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके नंबर्स कम हैं तो चॉइस उनको दो, और जो पोजीशंस हैं वो अगर कम है, पोजीशंस कम है और ऑब्जेक्ट ज्यादा हैं तो पोजीशंस को चॉइस दो। सिंपल है, ठीक है। तो 5p3 देखो, इस केस में भी आंसर रहा। मैं ये स्टेटमेंट लिखवा नहीं रहा हूं, ये कोई लिखवाने वाली चीज नहीं है। बेसिकली अगर तुम देखो आंसर निकालने का तरीका वही था, हमने चॉइसेस को मल्टीप्लाई किया है। बस ये चीज ध्यान देने वाली थी कि चॉइस दी किसको है। चॉइस हमने उन ऑब्जेक्ट्स को दी है जिनका नंबर कम था, है ना। तो वो हमें इजी पड़ा सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज भी हो जाता लेकिन लेंथी हो जाता उससे। ओके, तो ये है भाई कहानी एनपीआर की। एनपीआर का फॉर्मूला बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जब आंसर 5 into 4 into 3 से आता है, सो व्हाई विल आई यूज 5p3? कोई मतलब ही नहीं 5p3 यूज करने का। बट फिर भी क्योंकि बुक में दिया हुआ है इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। अब तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, वो तो अपने आप सॉल्व कर लेना। ऐसे जैसे कि NP2 मान लो, NP2 प्लस NP1, ठीक है, इज इक्वल टू 25। फाइंड n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इस टाइप के कुछ एनपीआर के फॉर्मूले से छेड़छाड़ करके उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं बहुत ही फालतू से, कि तुम यूज टू हो जाओ एनपीआर के साथ। बट मेरे हिसाब से एनपीआर के साथ यूज टू होने कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको चॉइसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन इस तरह पे कर लेते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कर लो, क्या बुराई है। बताओ भैया क्या आंसर आ रहा है? टिंग डोंग, कौन आया भाई? क्या हुआ है? घंटी क्यों बजी? आज वो नहीं है क्या? वेटिंग रूम तो ऑन है, ये कैसे हो रहा है भाई?
अपनी मर्जी से तुम लोग आ रहे हो, तो जा रहे हो, ऐसा 23 कैसे से हो? 24 हो गया अभी मतलब। वही मैं कह रहा हूँ, ये अपने आप अलाउ कैसे हो गया पार्टिसिपेंट? तो शायद जिसका बैंडविड्थ लो होता है तो वो खुद ही मीटिंग लीव हो जाता है और जैसे ही वो कनेक्शन चेंज करता है खुद ही ज्वाइन हो अच्छा जाता है। वो अपने जूम को एक ग्रिड कॉन्शियस हो जाता होगा, मेरी वजह से क्या है बेचारा स्पंद ले रहा है, बार बार क्या परमिशन लेगा। सही है, अच्छा है। ओके 5 एनपी आंसर 5 वेरी गुड, because np2 is n factorial divided by n minus 2 factorial, np1 is n factorial divided by n minus 1 factorial। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के साथ साथ ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन का डालो, कोई फायदा नहीं है। बस ऑब्जर्व कर लो, जो np1 है वो कुछ और नहीं, n है ऑब्वियसली n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus 1 फैक्टोरियल, और जो np2 है वो क्या है, वो n into n minus 1। तो बेसिकली जो तुम यहाँ पे लिखोगे, ये जो सेकंड जो लोअर इंडेक्स है, इसको जैसे जैसे बढ़ाओगे उसकी डिग्री बढ़ती जाएगी। अब मैंने np2 तक क्यों लिखा, क्योंकि क्वाड्रेटिक बनती है। क्वाड्रेटिक जो हमारी बन रही है वो क्या बन रही है, बहुत सिंपल बन रही है, n स्क्वायर is equal to 25 n is equal to plus minus 5। n cannot be negative npr के लिए, so n is 5। आ गया आंसर। तो अगर यहाँ पे np3 होता तो क्यूबिक बन जाती, हो सकता है बहुत इजी क्यूबिक बनती, हो सकता है ऐसा भी होगा। n एक नेचुरल नंबर है, इसलिए जो क्यूबिक बनेगी उसको हिट एंड ट्रायल से हमेशा सॉल्व किया सकता है। तो इस टाइप के कुछ फालतू क्वेश्चन होंगे, उनको एनसीईआरटी से उठा के देख लेना, नहीं तो कुछ खास है नहीं। तो अब आते हैं हम लोग काम के क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। and 5 girls are arranged in a row. Find the number of ways to arrange if first part no condition। Answer। अरे जल्दी तो आंसर भाई, क्या हो गया सर 8 फैक्टोरियल। इतना टाइम क्यों लगता है? 8 is also surprised। इतना टाइम लग गया? 8 लोग हैं, रो में अरेंज करना है, कंडीशन है नहीं, तो 8 फैक्टोरियल खत्म हो गई बात खत्म। 8 फैक्टोरियल ठीक है। सेकंड all boys come together। all boys come together, they are not feeling safe, they want to come together। 6 factorial into 6 3 फैक्टोरियल 3 factorial। फैक्टोरियल। परफेक्ट। कैसे आएगा? बॉयज 3 सर बॉयज के एक बॉयज ग्रुप को को एक एंटिटी माना, फिर उनको आपस में भी अरेंज कर दिया। वेरी नाइस। ये हमने किया नहीं था पहले कभी ना, ऐसा कुछ किया था सर ऐसे एनसीईआरटी लास्ट में क्लास में, कुछ बहुत ऐसा किया था क्या? नहीं सर नहीं सर लास्ट क्लास नहीं गया एनसीईआरटी बहुत सारे। ओके ठीक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए हालांकि कोई थियरी की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं। ग्रुप मेथड, ये मेथड तुम्हें तब यूज करना है जब कोई ऐसा क्वेश्चन है, कम टुगेदर, ऑल कम टुगेदर। जैसे मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, number of ways to arrange m+1 objects in a row such that particular
objects always come together. Will be. ठीक है, तो ये एक जेनरिक स्टेटमेंट लिखवा दूंगा तुम्हें समझाने के लिए, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जरा ये बॉयज एंड गर्ल्स वाले क्वेश्चन पे दोबारा आओ। हाउ कैन वी एंश्योर दैट दीज थ्री बॉयज कम टुगेदर इन द बहुत सिंपल तरीका है सर। आवाज बहुत लैग हो रहा है। अभी लैग हो रहा है? हेलो, हाँ अब ठीक है सर, आप सही है। ये जो B1 B2 B3 है, इसको हमने एक ग्रुप मान लिया, इसको एक एंटिटी मान लिया। लेट्स कॉल दिस ग्रुप B, बॉयज ग्रुप। और इसके अलावा हमारे पास ये कितनी गर्ल्स हैं? 5 गर्ल्स हैं हमारे पास। फाइव गर्ल्स। तो अगर हम B1 B2 B3 को सेपरेट ना मानते हुए एक ग्रुप कंसिडर करें, और इस ग्रुप को तुम कहीं भी प्लेस करो, G1 G2 के बीच में, G4 G5 के बीच में, कहीं भी प्लेस करो, तो दिस विल मेक श्योर दैट B1 B2 B3 आर कमिंग टुगेदर, है कि नहीं? टू एंश्योर दैट ऑल थ्री बॉयज कम टुगेदर, हमने ग्रुप बना दिया, और जहां भी हम इस ग्रुप को रखेंगे, इट विल एंश्योर दैट ऑल बॉयज आर कमिंग टुगेदर। तो 3 बॉयज को एक ग्रुप माना हमने, 1। इसका मतलब अब हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हो गए? 1 ग्रुप, 2 3 4 5 6, और इन 6 एलिमेंट्स को एक रो में अरेंज करने के तरीके होंगे 6 फैक्टोरियल। बट आंसर इज नॉट 6 फैक्टोरियल। व्हाई? क्योंकि वो बॉयज में भी आपस में अरेंज करना पड़ेगा। यस, कि भाई मान लो जैसे तुमने बॉयज वाला ग्रुप सबसे पहली पोजीशन पे डाल दिया, दिस इज वन पर्टिकुलर अरेंजमेंट। अब इस अरेंजमेंट में भी तो ऐसा हो सकता है ना कि B1 B2 की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाएं, B1 B3 की पोजीशंस इंटरचेंज, ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी ये आपस में भी तो अरेंज हो सकते हैं। सो 3 बॉयज at 3 positions, they can be arranged in 3 factorial ways. जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, you have to keep on multiplying. Your answer is 6 factorial into 3 factorial. इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, 6 factorial into 3 factorial. अब मुझे बताओ कि इस ग्रुप मेथड में मैंने जो जनरलाइज करके लिखा है, m plus n objects, m plus n distinct वर्ड यूज कर लेते हैं, distinct objects, तो m particular objects, m always come together. क्या आंसर होगा इस बार? कितने ऑब्जेक्ट्स का तुम ग्रुप बनाओगे? m का, n+1, m का एक ग्रुप बन गया। हाँ, सो दिस ग्रुप विल बी कंसिडर्ड एज वन एंटिटी, एक हो गया, n प्लस n ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? n ऑब्जेक्ट्स प्लस 1 ग्रुप, यानी कि n+1। पर ये जो m ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपस में अरेंज किया सकता है, दैट्स व्हाई मल्टीप्लाइड बाय m फैक्टोरियल। सो योर आंसर इज n+1 फैक्टोरियल इनटू m फैक्टोरियल, ग्रुप मेथड का जो आंसर है। और इस पार्ट का आंसर हो गया जो हमने सेकंड पार्ट लिखा था, ऑल बॉयज कम टुगेदर, आंसर होगा 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। बताओ भाई, सबको ये मेथड समझ में आया? सबको? अब ऐसा कोई सिमिलर कोर्स कम टुगेदर, ऑल गर्ल्स कम टुगेदर, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो जब ऐसा लिखा होगा कि ये सारे के सारे एक साथ आने चाहिए, वो ग्रुप फॉर्म कर लो, आंसर निकाल लो, नोट करो।
हो गया? क्यों भाई? हेलो सर हाँ जो कल टेस्ट है सर उसकी टाइमिंग 11 to 12 है सर। फिर 12 से डायरेक्टली कैम हो जाएगा सर। उसे आधा घंटा सर पीछे करवा बीच में सकते हैं क्या? ब्रेक नहीं। केमिस्ट्री 12 o'clock है। फिर स्विच कर लेंगे। हाँ सर 12 सर 11 to वो 12 बाद और में 12 कर to 1। दीजिए। हाँ सर। सर ने थोड़ा डाला क्या? पोस्टपोन कर दीजिए थोड़ा सर सा। या आधा घंटा पीछे हाँ कर- सर आफ्टरनून में कर दीजिए। हाँ सर ऐसे 1:30 to 2:30 चलेगा। हाफ एन आवर ब्रेक भी हाँ था। सर ग्रुप पे भाई आया। पहले बैच में लोग बोले थे 12 बजे से पहले खत्म कर दीजिए टेस्ट। हाँ सर इसमें रखा था 10:30 को रख थोड़ा दीजिए सर। ब्रेक दे आधा दीजिए घंटा बीच में। फिर 2 आधा टेस्ट घंटा पहले बैक कर टू 10:30 to दीजिए। बैक तो 11:30 हाँ सर 10:30 हाँ to सर 11:30। चलेगा। चलेगा ना? ठीक है अरे फिर बस चलो उसको फिजिक्स बाद और में डिस्कस रखवा करेंगे। देते कल तो पार्ट टेस्ट ही हो जाता मतलब। हाँ सही बात है, लेकिन टॉपिक वाइज एक ही टॉपिक आ रहा है। पार्ट टेस्ट कैसे हो गया? पार्ट टेस्ट में कम से कम 2 तो आएंगे। फिर तो भी इतना फर्क क्या पड़ता है, एक टॉपिक डोमिनेट कर लेता है ना पार्ट टेस्ट में चीजों रिसेंटली। लेकिन वो भी है ना कि अब तुम दोनों को सेपरेट दोगे ना, तो 1 घंटे में तुम मैथ से कितने क्वेश्चन कर पाओगे या केमिस्ट्री के, वो डिपेंड, वो भी तो चेक होगा ना इसमें एफिशिएंसी। अब तुम 1.5 घंटे तुम केमिस्ट्री करते रह गए, तुम्हारे केस में तो शिवेन तुम 1 घंटे 59 मिनट जो है केमिस्ट्री करते अरे रहोगे, ऐसा नहीं होता। 1 मिनट दोगे मैथ्स। सर बायनोमियल एडवांस है ना सर? अच्छा ये बताओ। हाँ मेन प्लस एडवांस। अरे मतलब एडवांस वैसा एडवांस नहीं है, जैसा एडवांस होता है वैसे ही एडवांस है। मतलब वो एडवांस बियॉन्ड नहीं जाएगा। हाँ, चिंता मत करो। हाँ हम कहाँ पे थे भाई? ग्रुप मेथड। तो ग्रुप मेथड सबको समझ में आया? अरे तुम लोग यार जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। तुम लोग कहाँ टेस्ट और बाइनल पहुंच जाते हो बाबा। ये व्हाट्सएप कौन चेक कर रहा है? पार्थ? हाँ सर वही है। सॉरी सर। क्यों व्हाट्सएप चेक कर रहा है? चलो थर्ड पार्ट करो। अभी अभी तुम्हें मजा आ रहा है ना? अभी तो दूसरा लेक्चर है, आने दो। अभी पीएनसी शुरू होने दो। अभी पीएनसी धुआं निकालेगी तुम्हारे अंदर से। चलो थर्ड पार्ट करो। ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स come together. सर 2 factorial into 3 factorial into 5 factorial। Yes, sir. सबको समझ में आया कि एक हमारा बॉयज का ग्रुप बनाना पड़ेगा अब, जिसमें होंगे B1 B2 B3, और एक अब गर्ल्स का भी ग्रुप बनाना पड़ेगा, है ना? ये बॉयज ग्रुप, ये गर्ल्स ग्रुप। तो अब देखो एंटिटीज जो हैं सेपरेट डिस्टिंक्ट वो 2 ही हैं, B एंड G। B एंड G, राइट? तो इनको अरेंज करने के वेज कितने होंगे? सर ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कम टुगेदर तो 8 फैक्टोरियल नहीं होना चाहिए? नहीं, ऑल बॉयज सेपरेटली एंड अच्छा। ऑल गर्ल्स, ऐसा है। बॉयज एक साथ, गर्ल्स एक साथ, ऐसा होगा। सो 2 फैक्टोरियल इनटू बॉयज वाले ग्रुप के अंदर 3 फैक्टोरियल, गर्ल्स वाले ग्रुप के अंदर 5 फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू, अब क्यों लग रहा है यार? हेलो सर अब ठीक हो गया। अच्छा फ्लक्चुएट कर रहा है वो। लिख लो आंसर यार। 2 फैक्टोरियल इनटू 3 सर फैक्टोरियल आपकी इनटू आवाज 5 लैग हो रही है। सर जैसे आप पढ़ाना चालू करते हैं ऐसा ऐसा है कि कोई बच्चा है, हम लोग शिकायत कर रहे हैं तो वो एकदम ठीक हो जा रहा है। लोगों में डेटा पे लेता हूँ उसको यार।
आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब तो नहीं हो रहा है लैग? नो सर। चलो डेटा पे चलाते हैं इसको। ओके तो ये पार्ट सभी का हो गया। ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स कम टुगेदर। सबको समझ में आया? यस सर। नो टू बॉयज कम टुगेदर। कोई भी दो बॉयज जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। into 6 factorial. और बताओ कैसे 5 फैक्टोरियल टू 6 फैक्टोरियल कैसे बताया तुमने? सब पहले गर्ल्स को ऑल्टरनेट अरेंज करके फिर वेट पहले गर्ल्स को ऑल्टरनेट मतलब तो मतलब पहले गर्ल्स को अरेंज करेंगे फिर बॉयज को पहले गर्ल्स को अरेंज कर ले। चलो गर्ल्स को अरेंज करने के वेज होंगे 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है अब और फिर बॉयज के लिए 7 प्लेसेस है तो सॉरी 7 प्लेसेस है तो इसलिए 6 फैक्टोरियल। अच्छा ये जो गैप्स है तुम इसकी बात कर रही हो? हाँ सर। ये गैप्स हो गए ठीक है। सर एक बॉय एक गर्ल को पेयर भी कर सकते हैं ना? बट सर अपॉन भी होगा शायद कुछ। पर आपका पार्ट 1 माइनस पार्ट 2 कर दिया था। पार्ट 1 माइनस पार्ट 2 नो कंडीशन ऑल बॉयज कम टुगेदर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें नो बॉयज टुगेदर और 2 बॉयज टुगेदर 1 सेपरेट। ये भी आ 2 जाएगा। बॉयज टुगेदर भी आ सकता है। पार्ट 1 माइनस पार्ट 2 से आंसर नहीं आएगा। हाँ हमने ये गैप्स बना लिए 6 गैप्स हमारे पास। अब क्या एक बॉय एक गर्ल को हम ऐसे पेयर बना सकते हैं ना? सर then और उसके बाद तो सर वो लड़का और 5 लड़के के साथ बैठ सकता है। तो तीन लड़के हैं तो 3 into 5 फैक्टोरियल। सर इससे बेटर उसको अरेंज करने के अलग तरीके। बहुत रेपुटेशन आएंगे उसमें। सर इसके में बॉयज को अरेंज कर देते हैं। पहले तो इसकी बात सुनो, ये जो बता रही है उसके बाद सुनो पहले। उसने 5 गर्ल्स को बिठा दिया तो कह रही है कि सुन तो लो पहले उसकी बात। यहाँ पर जो गैप्स हैं उन गैप्स में अगर बॉयज को डाला जाए तो ये एंश्योर हो जाएगा कि 2 बॉयज एक साथ नहीं आएंगे। भाई अगर 2 गर्ल्स के बीच में एक गैप बनाया जाए और उसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही बॉय को डाला जाए तो फिर ये तो गारंटी है ना कि 2 बॉयज एक साथ नहीं आ सकते। अब बताओ ये कौन बता रहा? महक? नहीं सर चैतल। हाँ चैतल बताओ। चैतल इसके बाद क्या बेटा? अपॉन 3 होगा 6 फैक्टोरियल क्या? हाँ सर मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्यों? व्हाट इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल? एक्सप्लेन करो। 6p3। यस वेरी गुड। 5 फैक्टोरियल इनटू 6p3। अरे 3 बॉयज को 6 गैप्स में अरेंज करने के तरीके 6p3। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो क्या ये मेथड तुम लोगों को समझ में आया जो उसने बताया अभी? नहीं समझ में आया? पहले उसने 5 गर्ल्स को बैठा लिया। अब इन 5 गर्ल्स को अरेंज करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर 6 गैप्स हैं। 1 2 3 4 5 6 गैप्स। तो इन 6 गैप्स में अगर बॉयज को अरेंज किया जाए फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, गैप में, जिसमें भी, अगर तुम गैप यूज कर रहे हो तो गारंटी है कि 2 बॉयज कभी एक साथ नहीं आ सकते, है कि नहीं? सो योर आंसर इज 5 फैक्टोरियल इनटू 6p3। ये बिल्कुल सही आंसर है। एंड दिस थ्योरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी मैं अलग से लिखवा रहा हूं, लेकिन अभी जो सॉल्यूशन में किसी को डाउट हो वो पूछे, डिस्कस करें। हाँ सर 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया समझ नहीं। अच्छा मुझे बताओ कि 6p3 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। तो वो तो मैंने क्या कहा कि ये गैप्स कितने हैं हमारे पास? 6 गैप्स है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 गैप्स है ना। और बॉयज कितने हैं?
3 बॉयज हैं। मान लो मैंने कहा, मैं तुमसे पूछा कि बॉय 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, कितने गैप्स की चॉइसेस हैं? बॉय 1 के पास कितनी चॉइस है? 6। बॉय 2 के पास 5 से समझ आ गया। समझ आ गया ना? सो दिस इज कॉल्ड गैप मेथड। गैप, what is gap method? Number of ways to arrange m plus n distinct objects in a row such that is within a node 2 of m particular objects come together. Same language is the question में थे. Will be what? एक सेकंड। Will be what? क्या होगा? क्या करना होगा? सबसे पहले उन n ऑब्जेक्ट्स को, है ना, ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 n, ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर कोई कंडीशन नहीं। इन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दो। इन हाउ मेनी वेज? ऑब्वियसली n factorial. Now count the gaps. n plus n plus 1 n plus 1 Gaps are always plus 1 because हम extremes भी count करते हैं तो एक बढ़ जाता है. So we have n plus 1 gaps. And now if you put these particular objects p1, p2, p3 and so on to pm in these gaps one by one, तो ये सिंपली वही चीज होगी कि n plus 1 प्लेसेस हैं, m ऑब्जेक्ट्स हैं, अरेंज करना है, तो आंसर होगा n plus 1 pm. हमने ऐसा अज्यूम किया है और ऐसा होना जरूरी भी है कि जो n plus 1 है वो m से बड़ा या उसके बराबर है. ऑब्वियसली अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं पाएगा. भाई इमेजिन करो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉयज हैं इस क्वेश्चन में, वो बॉयज 7 होते, मान लो 7 बॉयज, तो क्या ये पॉसिबल था कि 7 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, बॉयज को इस तरह बैठाया जाए कि नो 2 बॉयज कम टुगेदर? हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? क्योंकि जो मैक्सिमम गैप्स बनेंगे वो तो 6 बनेंगे, तो 6 गैप्स में 7 बॉयज को डाला नहीं जा सकता. तो जो नंबर ऑफ गैप्स हैं वो नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स इनको जिन पे कंडीशन लगी हुई है उससे हमेशा ज्यादा होनी चाहिए. एंड दिस विल गिव यू योर आंसर. सो योर आंसर इज, एंड दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट, है, इसको ध्यान रखना ये मेथड. दिस आंसर इज n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n plus 1 pm. गैप मेथड. तो दोनों एग्जैक्टली अपोजिट चीजें हैं. ग्रुप मेथड ऑल कम टुगेदर, गैप मेथड नो 2 कम टुगेदर, कोई भी दो एक साथ नहीं आने चाहिए. नोट कर लो, नोट कर लो और उस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख लो. ये आंसर है 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3. So इसमें अगर no 2 boys and no 2 girls come together था तो भी यही आंसर होता. No 2 boys and no 2 girls, तब ये आंसर कैसे होता? भाई अगर हमको गर्ल्स पे भी वो कंडीशन लगानी है तो फिर तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है ना, कि ये तीनों गैप्स
कितने बॉयज हमारे पास? इनफैक्ट अब तो ये हो ही नहीं सकता, 3 ही बॉयज हैं। सर 3 ही बॉयज है ना। अगर 3 ही बॉयज हैं तो गर्ल्स को वो सेपरेट कर नहीं पाएंगे। अगर तुम ऑल्टरनेटली रखोगे, भाई और कोई चॉइस ही नहीं ना, तुम्हें ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा, जी बी रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए सॉल्यूशन के। क्या हो गया? नो टू सेट टुगेदर, मतलब हाँ? कोई भी दो साथ में नहीं बैठ सकते। मतलब नो टू गर्ल्स आर टुगेदर या नो टू बॉयज आर टुगेदर, दोनों साथ में फॉलो होंगे तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कंसेक्यूटिव होना चाहिए ना, मतलब कोई एक। हाँ, मतलब मैक्सिमम 1 का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 1 से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वही बात है, जितने गैप्स है ना n+1 उसके इक्वल हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये गैप मेथड सबको समझ में आ गया? प्रैक्टिस करोगे तो और अभी हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। लेकिन जो की वर्ड है उसमें वो ये है नो टू। जैसे ये नो टू दिखाई दे समझ जाओ गैप मेथड यूज करना है। ठीक है, चलो एक पार्ट और बनाते हैं इसमें, बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। एग्जैक्टली 2 boys come together. Exactly 2 boys come together. समझ में आ रहा है कि B1, B2, B3 में से कोई 2 जो है वो तो साथ आनी चाहिए। इस तरीके से अरेंज करो, इन 3 बॉयज को और इन 5 गर्ल्स को, कोई 2 बॉयज एक साथ आए और एक जो है वो सेपरेट हो जाए। 7 factorial factorial सर 3p2 into 7 P2 factorial। into 7 factorial। हाँ 3p2, सॉरी वो भी भूल गया। ओके, चलो बताओ कैसे किया। सबसे पहला सर स्टेप 2 बॉयज 3 को बॉयज में से कोई सर 2 सेलेक्ट करने हैं तो वो 3p2 हो गया। हाँ सर। एंड वो फिर तो नंबर सेलेक्ट ऑफ करना है, डिस्टेंस। 3C2 हो गया, P2 नहीं हो गया पहली बात। तो 3C2 हाँ into सिलेक्शन में पढ़ा भी नहीं है अभी। खैर हम चलो सिलेक्शन की जो तुम बात कर रहे हो उसको मैं केस बना के समझा दे रहा हूँ बाकी लोगों को कि भाई ये जो 2 बॉयज एक साथ आने हैं तो ऐसे देखो 3 केसेस बन सकते हैं। B1 B2 एक साथ आ गए और B3 सेपरेट हो गया। B2 B3 एक साथ आ गए और B1 सेपरेट हो गया, या फिर B1 B3 एक साथ आ गए और B2 सेपरेट हो गया। तो ये 3 केस बन सकते हैं। तो इनमें से एक केस लेते हैं, लेट B1 एंड B2 कम टुगेदर। ठीक है, हम इसी केस का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं अभी। B1 B2 को एक साथ बिठा दो और B3 को सेपरेट कर दो, इसको सेपरेट करना है। अब आगे बताओ, आगे की कहानी क्या है। इसके बाद क्या क्या? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 7 हो गए। नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट 7 हो गए। अच्छा 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 अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि ये 5 गर्ल्स प्लस ये ग्रुप और प्लस ये ग्रुप। यस। सो हाउ विल यू एंश्योर दैट दीज 2 आर सेपरेट? इनको तुम्हें सेपरेट भी तो करना है भाई। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एग्जैक्टली 2 बॉयज कम टुगेदर। तो अगर तुम इसको 7 ऑब्जेक्ट्स बोलोगे, मान लो जैसे कि G1, G2, G3, G4, G5, then B1, B2 and then B3। तो क्या एग्जैक्टली 2 बॉयज एक साथ हैं? नहीं, तीनों एक साथ हैं। तो जो तुम बोल रहे हो वो तो गलत हो गया। यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट्स नहीं है। नो सर फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड वाला केस। सर सेकंड वाला पार्ट, हाँ सेकंड वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करोगे वो भी कई बार रिपीट होगा। एक ही बार सब्ट्रैक्ट का काम नहीं चलेगा उसको। B1 B2 के बाद B3 आया या तो ये B3 के 2 बाद B1 ऑब्जेक्ट्स B2 हो आया। गए और फिर हम इनके लिए वो पिछला केस कर देंगे 3 यस बॉयज। यस, बेटर होगा कि यहाँ पे गैप मेथड यूज किया जाए कि नहीं।
एक बार तुमने जब B1 B2 को एक साथ रख लिया है, देखो ना B1 B2 एक साथ आ चुके हैं, तो बेटर क्या होगा कि पहले तुम गर्ल्स को अरेंज कर लो, G1 G2 G3 G4 G5. These girls can be arranged in 5 factorial ways. और उसके बाद गैप्स, कितने गैप्स हैं? 6 गैप्स. इन 6 गैप्स में अगर तुम इस ग्रुप को B1 B2 वाले और इस B3 वाले ग्रुप B3 को अगर डालोगे तो ये गारंटी है कि B1 B2 के साथ B3 नहीं आएगा, है कि नहीं? कितने तरीके से कर सकते हैं काम? 6 P2, 6 गैप्स में 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके. बट यहाँ पे एक और चीज है जो मल्टीप्लाई करनी है. क्या? 2 फैक्टोरियल. ये B1 B2 को भी तो आपस में अरेंज किया सकता है, उस ग्रुप के अंदर भी तो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, इनटू 2 फैक्टोरियल. तो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में ग्रुप मेथड यूज किया. पहले हमने चीजों को ग्रुप कर लिया, जितनी चीजों को एक साथ रखना वो ग्रुप कर लिया, और उसके बाद गैप मेथड यूज किया क्योंकि उसके बाद चीजों को सेपरेट करना है. फिर इनटू 3 नहीं होगा. हाँ, अब क्योंकि हमारे पास ऐसे 3 केसेस हैं, तो अब इस पूरी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज योर फाइनल आंसर. इसी वही 3 है जिसको तुम लोग 3C1 बोल रहे थे, वही 3 है. बट 7 फैक्टर वाली चीज गलत है, 7 फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पर. अब अपने आंसर को वेरीफाई करने का तरीका क्या है? इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करके दिखाओ. क्या तुम इस क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके सॉल्व कर सकते हो? सोच के देखो. सर आप एक बार मुझे वापस बताओगे वो सब्ट्रैक्ट करने में केसेस क्यों बनेंगे? कौन सा सब्ट्रैक्ट? अच्छा उसमें जो तुम लोग हाँ कर रहे हो सर, 7 वो फैक्टर ऑल 3 टुगेदर अभी वाला. आते हैं उसमें. यस एक मिनट रुको, मैं उस पे आ रहा हूँ. उसके पहले एक ऑल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकती है कि तुमने देखो ना, ये इसके पहले तुम सॉल्व कर चुके हो, कई पार्ट्स तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो. कौन कौन से पार्ट सॉल्व कर चुके हो? देखो ध्यान दो, यहाँ पे 3 ही बॉयज हैं. वी हैव ओनली 3 बॉयज इन दिस क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली दो बॉयज एक साथ आए, 2 बॉयज शुड कम टुगेदर, तो 3 बॉयज के साथ केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तीनों एक साथ आ जाए, या तो तीनों एक साथ आएंगे, या फिर कोई भी 2 एक साथ नहीं आएंगे, सारे सेपरेट हो जाएंगे, या फिर ये कि एग्जैक्टली 2 बॉयज एक साथ आएंगे. तो अगर टोटल केसेस में से 1 minus 2 minus 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएं, all 3 come together, एंड वो वाले केसेस जहां पर no 2 come together, no 2 out of 3 come together, तो जो बचेगा whatever remains is the truth, is the answer to the question जो हमें चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरीके से भी आंसर हमारा सेम आना चाहिए. What is the total number of ways to arrange? हाँ, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या है? 8 फैक्टोरियल. 5 गर्ल्स 3 बॉयज, 8 फैक्टोरियल. करेक्ट. ऑल 3 कम टुगेदर. इसका आंसर निकाल चुके हैं. क्या आंसर आया था इसका? 6 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. एंड नो 2 आउट ऑफ 3 ये भी कर चुके हैं. इसका आंसर क्या आया था? 5 फैक्टोरियल इनटू 6p3. What? No 2 out of 3 come together. 5 factorial into 6p3. तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर, ये जो हमने यहाँ निकाला है और ये जो आंसर हम लिख रहे हैं, दोनों सेम होने चाहिए. और देखते हैं कि ये सेम है कि नहीं है. चेक तो करना ही पड़ेगा. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल विच इज 6. चलो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6 into 6 फैक्टोरियल
माइनस 6p3 into 6 6p factorial. 20 into 6 फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है। तो फायदा ये होगा कि देखो पूरा 6 फैक्टोरियल हम कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ बचेगा 8 into 7 56 minus 6 minus 20 26 और 8 into 7। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है 30 into 6 फैक्टोरियल। 30 into 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 180 into 5 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे आंसर में 5 फैक्टोरियल है तो बस हमें ये चेक करना है कि क्या ये 180 है। चेक करो 6p2 is 30 30 into 2 60 into 3 180 सेम आंसर है कि नहीं। आंसर इज 30 into 6 फैक्टोरियल या 180 into 5 फैक्टोरियल। मेथड नंबर 2। अब आते हैं तुम्हारे मेथड पर। हाँ तुम लोग क्या बोल रहे थे भाई 3c1 तो चलो ठीक है 3 केसेस बनते हैं। इसके बाद तुमने क्या किया 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल। प्रतीक्षा ये कह रहे हो ना Yes sir. 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल जो दो चीजों को एक साथ ग्रुप किया हुआ है। माइनस क्या करना है इसमें से माइनस क्या करो जब ये तीनों साथ में आ रहे हैं तीनों साथ में आ रहे हो तो क्या आंसर होता है उसका 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। ठीक है ओके चेक करें पे आंसर। चलो चेक करते हैं क्या निकलेगा इसमें 3 into 6 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया है ना। 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो 14 माइनस क्या 14 माइनस 6 गलत आ रहा है। करेक्ट करो फिर। तुम्हारा आंसर आ रहा है 24 into 6 फैक्टोरियल। ये आंसर आ रहा है। गलती कहाँ हो रही है सोच के बताओ। और बाकी लोगों को भी मैं एक्सप्लेन कर दूं भाई उसने क्या किया है या ये लोग पहले जो कर रहे थे। तो इनका मेथड ये है कि ये जो B1 B2 है जो हमने एक साथ लिया है और जो B3 है इसको हमने सेपरेट किया है और फिर ये 5 गर्ल्स हैं G1 G2 G3 G4 एंड G5। तो इन 5 गर्ल्स और इन 2 एंटिटीज को अरेंज किया है 7 फैक्टोरियल टू 2 फैक्टोरियल से। 2 फैक्टोरियल इसलिए लगा है कि B1 B2 को भी आपस में अरेंज किया जा सकता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक केस ऐसा आएगा जहां पर ये ग्रुप B3 के साथ आ जाएगा और जब ये ग्रुप B3 के साथ आ जाएगा तो फिर जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी कि 2 एक साथ और एक सेपरेट होना चाहिए। इसको सेपरेट करने का मतलब B1 B2 के साथ B3 नहीं आना चाहिए था। तो उस केस को हटाने के लिए उसने सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे माइनस किया -6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल। बट ऐसा करने के बाद आंसर सही नहीं आया। अब क्या इस आंसर को लाने में कोई हेल्प कर सकता है को जो भी एरर है। हाँ सर एक तो 3c1 वो 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल into 3c1 होगा वो 6 फैक्टोरियल into 3c1 तो हो चुका है पहले ही। हाँ सर वो 3 into 7 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल वो अलग होगा और 6 अच्छा उसको फैक्टोरियल अलग कर दें। अच्छा वेट ये अलग हाँ रखें सर वो अलग रखें। हाँ सर into 6 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल ऐसा करें सर -6 फैक्टोरियल into 3 माइनस हो गया। हाँ सर तो अभी क्या आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल सर 6 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल हम कॉमन निकाल सकते हैं। 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो। हाँ सर तो क्या बचा या चलो तुम 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लो। हाँ सही बात 3 फैक्टोरियल कॉमन निकल गया तो 7 - 1 6 बचा ना। अब तुम्हारा आंसर आ रहा है 36 into 6 फैक्टोरियल। ये लो तो ये जो एरर थी स्टार्टिंग में बात सही है 3c1 को जो है इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए बिकॉज ये तो वो केस यहाँ पे तीनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे 3c1 तो उसमें करना है ना जहाँ पे हम हालांकि कुछ लोगों ने सिलेक्शन में पढ़ा नहीं है। 3c1 या 3c2 का मतलब है कि कोई 2 एक साथ लेने या फिर कोई एक को सेपरेट करना। बात वही है सिलेक्शन। आंसर वो C नहीं P होगा क्योंकि हम परम्यूट कर रहे हैं उन दोनों को। हाँ वो हमने किया ना 2 नहीं सर फैक्टोरियल हाँ करने के सर बाद। आपने फिर 2 फैक्टोरियल कर दिया।
मल्टीप्लाई किया मैंने, गड़बड़ कहाँ पे है फिर? कुछ बोल रहा है? सर वो जो अगर अगर B1 B2 B3 साथ में आ गए तो उनको अगर एज अ ग्रुप पकड़ के चलें और वो भी मतलब गर्ल्स के बीच में आ सकते तो उनकी भी एक प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी ना। प्रोबेबिलिटी मतलब सॉरी वही मतलब कितनी बार वो ऐसा हो सकता है। गलत वर्ड, हाँ प्रोबेबिलिटी नहीं, तो वो गर्ल्स के बीच में भी B1 B2 B3 आ सकते हैं तो वो भी एक केस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो तो आ ही रहे हैं ना यार, ये जो सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं एक बार, क्या ये हम सही कर रहे हैं? और देखते हैं, मैं दिखाता हूँ। तुमने मान लो तुमने B1 B2 का ग्रुप बनाया और B3 का ग्रुप बना दिया, मतलब B3 को सेपरेट रखा है तुमने, ये एक पॉसिबिलिटी है। पर हम दो डिफरेंट तरीके नहीं मिक्स कर रहे क्या? मतलब पहले हमने उससे एज एन एक ग्रुप में लिया, उसके बाद वो तीनों को अलग अलग एक साथ आने के तरीके निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो वही तो सेपरेट करना है ना, जहाँ पे तीनों एक साथ आ रहे हैं वही तो सेपरेट करना है। तुम काम सही कर रहे हो पर तुम्हारी काउंटिंग मिस्टेक है, और वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश करो कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। मैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट तुम्हें दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि मान लो B1 B2 यहाँ पे आया और उसके नेक्स्ट यहाँ पे B3 आ गया। जब तुम 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल करते हो उसमें भी एक केस ऐसा आएगा। व्हाट दिस 3 फैक्टोरियल मींस? दिस 3 फैक्टोरियल मींस कि B1 B2 B3 के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहाँ पे आने चाहिए। क्या यहाँ पर B1 B2 B3 के सारे पॉसिबल अरेंजमेंट्स आएंगे? और अगर आएंगे तो वो कितनी बार आएंगे? और चलो काउंट करते हैं। तो या तो ऐसा हो सकता है B1 B2 एक साथ, B3 एक साथ। ये भी तो हो सकता है कि B3 पहले और B1 B2 इधर, या फिर चलो पहले उसको लिख लेते हैं कि B2 B1 और B3 इधर। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि B3 इधर आ रहा हो और B1 B2 इधर आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि B3 इधर आ रहा हो और B2 B1 इधर आ रहा हो। तो एक ही में देखो 4 निकल गए, एक ही में 4 ऐसे केसेस निकल गए जहां पर B1 B2 B3 एक साथ आते हैं। एक ही का मतलब ऐसे हैं कितने? ऐसे 3C1 है। अब ऐसे 3 केस पॉसिबल। अब हो सकता है कि B2 B3 एक साथ हो और B1 उसके अलग रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहां से कितने आएंगे? यहां से भी 4 आएंगे, यहां से भी 4 आएंगे, नेक्स्ट से 4 आएंगे। तो ये कितने आ गए? ये 12 आ गए। B1 B2 B3 जिन केसेस में एक साथ आ रहे हैं वो 12 केसेस हैं। तुमने क्या कंसीडर किया है? तुमने मल्टीप्लाई किया है 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि B1 B2 B3 को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज होते हैं, 6 वेज होते हैं, बट यहाँ पे देखो 12। तो तुमने जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये चीज तब तुम्हें समझ में आएगी जब तुम पढ़ोगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, जो कि लगभग एंड में आएगा, सिलेबस में है नहीं। बट तुम्हारे आंसर को करेक्ट करने का तरीका ये है कि जो तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो एक बार नहीं, वो 2 बार सब्ट्रैक्ट होगा। और तुम चाहो तो उसको चेक कर लो, अगर तुम यहाँ पे 2 लिखोगे तो बचो क्या बचेगा? 7 - 2 यानी 5, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा 30 × 6 फैक्टोरियल। तो भाई ये चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया। लुक एट दिस एग्जांपल जहां पे B1 B2 एक साथ हैं और B3 सेपरेट, एंड लुक एट दिस एग्जांपल जहां पे B1 अलग है और B2 B3 एक साथ। अब इस एग्जांपल को देखो, अल्टीमेटली अरेंजमेंट क्या है? B1 B2 B3, और यहां देखो क्या है? B1 B2 B3। लेकिन यही एक चीज 2 बार रिपीट हो गई, एक बार नहीं आई, 2 बार आई है कि नहीं? देखो ना तुम्हारे सामने ही तो है।
B1 B2 B3 यहाँ पे भी है और B1 B2 B3 यहाँ पे भी है। इसलिए इस वाले केस को एक बार नहीं 2 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि इधर सोचने के बजाय इधर सोचना बेटर होगा। इनफैक्ट जो सबसे पहला मेथड है वही बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि जो दूसरा मेथड था हमारा वो भी डिपेंडेंट था, ऑल थ्री कम टुगेदर, नो टू, और वो मेथड इसलिए काम कर गया क्योंकि 3 ही चीजें थी। अगर 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स होते तो दूसरा मेथड और लेंथी हो जाता, गंदा हो जाता बहुत। सबसे बढ़िया मेथड ये पहला मेथड है और इसको खुद को बैठकर एक्सप्लेन करना क्योंकि चीज बहुत सिंपल है, लेकिन खुद को एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हमने किया क्या है, हमने 2 बॉयज को एक साथ रखा, एक बॉय को सेपरेट किया और उस एक बॉय को सेपरेट करने के लिए गैप मेथड यूज किया। यू हैव टू यूज गैप मेथड टू सेपरेट 2 एंटिटीज और मोर एंटिटीज। गैप मेथड यूज करोगे तो फिर तुम्हें कभी कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ फंसोगे नहीं आप, ठीक है ना। तो गैप मेथड यूज करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। सर आपने जो 2 into 3 फैक्टोरियल किया था, वैसे हमें अगर बाय चांस कभी यूज करना पड़ा तो ये निकालने पड़ेंगे अलग से? बिल्कुल, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर तुम इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो तुम्हें करना पड़ेगा, ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, अदरवाइज आंसर रॉन्ग आएगा। तो कितनी बार वो चीज रिपीट होगी, अब ये तुम्हें सिखाया, मैं कहता हूँ ये पॉइंट भी मैं डिस्कस करूंगा, हालांकि सिलेबस में नहीं है। पाई इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्वीट। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, पाई, PIE, तो वो हम पढ़ेंगे एंड में, एकदम टॉपिक का जब एंड होगा, अभी नहीं। अभी तो बेसिक ही रखो। और आज तुमने सीखी हैं 2 इंपॉर्टेंट चीजें, गैप मेथड और ग्रुप मेथड, और उसके साथ NPR जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ग्रुप मेथड चलो इजी था, गैप मेथड वाले क्वेश्चंस DPP1 जो मैंने डाली है, एक मिनट रुको, DPP1 परम्यूटेशन, अच्छा अभी वहां स्टार्ट ही हुआ है। सर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि जैसे हम लोग ने इसमें सारी गर्ल्स की प्लेस हम लोग ने फिक्स कर दी, तो मैं बॉयज का एक केस लूं कि B1 B2 साथ में एंड देन B3 अलग है, एंड देन उसके अलग अलग वो देखूं कि मतलब कितनी बार कर सकते हो, बहुत लंबा हो जाएगा, बस सही तो है, कर सकते हो। इवनिंग बैच में डालो नहीं क्या, मैंने किसमें डाला है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने कहाँ डाला है? DPP डाली है ना मैंने ग्रुप में? हाँ सर डाली है, CBSE वाले में डाली आपने। स्टेट वाले में वैसे डाला है, ओके अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। तो जो पहली DPP है वो तो चॉइस मल्टीप्लाई करने वाली है, जो दूसरी DPP है how many fives can be selected, हाँ ये कॉम्बिनेशन पे है, ठीक है। तो कितनी DPPs है हमारे पास? ये हैं टोटल 10 DPPs हैं, जिन्हें पहली DPP तुम्हें फिनिश करनी पड़ेगी। यस 10 DPPs हैं इसमें, ठीक है। और पहली वाली बहुत इजी है, 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चंस करके आना नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। और चाहो तो DPP 2 में भी कुछ क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, जहां पे अगर तुम्हें सिलेक्शन के बारे में पता है, NCR पता है। तो मंडे को लेक्चर होगा तो हाँ संडे रात तक करना चाहिए। 25 क्वेश्चन है, कल एग्जाम दे लो और उसका कर लेना सॉल्व यार, उसमें क्या है। लेकिन करते रहो बिकॉज PNC ऐसी, अब देख रहे हो आज कल एग्जाम क्या है सर, एग्जाम के टाइमिंग्स चेंज हो गए। मैंने कहा ना 11, अच्छा केमिस्ट्री के हिसाब से रखेंगे लेकिन जल्दी खत्म कर देंगे ना, सुबह खत्म कर देंगे उसको। सर आफ्टरनून बहुत अच्छा होता है बट